नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। पेडागोजी सीरीज की ये चौथी वीडियो होने जा रही है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। सबसे पहले सृजनात्मकता क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी कार्य को या फिर किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के नए नए तरीके, यानी कि अलग अलग तरीकों से सोचने की बात की जाती है सृजनात्मकता में। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है केवल अनुकरण करके। केवल वर्ड जहां भी आपको दिख गया उसके बाद से उस विकल्प पर आपको विचार ही नहीं करना है, वो हमेशा निगेटिव ही होता है। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, केवल अनुकरण करके आप चीज़ों को नए नए तरीके से नहीं सीख सकते, क्योंकि आप केवल अनुकरण कर रहे हैं, दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। तो जो विधि वो अपना रहा होगा, जाहिर सी बात है उसी विधि का तो आप उपयोग करेंगे। जब आप केवल अनुकरण कर रहे हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, अपना कोई सोच विचार मानसिक उद्वेलन कर ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसी विधि का प्रयोग कर रहे होंगे जो दूसरा विधि अपना रहा होगा जिसका आप अनुकरण कर रहे हैं। तो ये निगेटिव था। ठीक है, तीसरा देखिए, लगातार अभ्यास एवं दोहरा करके। अब दोहराना क्या होता है और लगातार अभ्यास, देखिए बार बार अभ्यास करना ये निगेटिव सेंस में होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मौलिक विचार जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ही चीज़ का बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो आप मशीन की तरह व्यवहार करने लगेंगे। और दोहराना, बार बार उसी को रिपीट करने की बात की जा रही है, तो ये निगेटिव सेंस में है। क्योंकि सृजनात्मकता ये कहता है कि नए नए मौलिक विचार आप में जनरेट होने चाहिए, और बार बार आप उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, उसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये निगेटिव था। दूसरा देखिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है मौलिक विचारों के माध्यम से। और अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि टीचर केंद्र में होता है, और वो जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे बाध्य होते हैं उसी को पढ़ने के संदर्भ में, और वही विधि जिसके माध्यम से टीचर पढ़ाना चाहता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों इसका विरोध करते हैं, और बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में खुद से सीखने के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में वक्तव्य देते हैं। तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, को प्रोत्साहित करके। जब बच्चा खोज कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहा होगा अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, तो ये रचनावाद को समर्थन देता है। और चूंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों रचनावाद और सृजनात्मकता पर बल देती है, और खुद अन्वेषण, खुद खोज करके अपने ज्ञान की रचना की बात करते हैं, और यही सृजनात्मकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुणज वैफल्य, इसे अंग्रेजी में डिसकैलकुलिया कहते हैं, सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, डिसकैलकुलिया नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से ये संबंधित है, और कैलकुलेशन आप किस में करते हैं, गणित में करते हैं। तो गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में जो बच्चे को कठिनता आती है उसी को हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4, गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनता से संबंधित डिसकैलकुलिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय यानी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस बालकों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो भी आरटीई एक्ट 2009 के दायरे में लाए गए हैं, और उनमें भी फ्री में एजुकेशन दी जा सकती है। कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, और उसका जो फीस होता है वो सरकार पे करती है प्राइवेट स्कूल को। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इन बच्चों का जो कि फ्री में एडमिशन जिनका हो रहा है, जो कि कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी हैं, इनके समावेशन के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्र इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ड को आप समझ लीजिए, समावेशन। समावेशन का मतलब क्या होता है कि बिना किसी शारीरिक अक्षमता, बिना किसी योग्यता के भेदभाव के सभी अभ्यर्थियों को एक समान नज़र से देखते हुए सभी को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाना, ये समावेशन का कॉन्सेप्ट कहता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा शास्त्र कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए भेदभाव की बात की जा रही है। तो भेदभाव तो समावेश का सीधे तौर पर विरोध कर रहा है, क्योंकि समावेशन का मतलब होता है कि सबको एक साथ लेकर के चलना, और भेदभाव मतलब कि उनमें एक तरीके से विभेद करने की बात की जा रही है। दूसरा देखिए अलगाववादात्मक, ये भी भेदभाव से संबंधित है, आपका उत्तर नहीं होगा। अब तीसरा और चौथा दो विकल्प केवल बचा है,
इन दोनों में से आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 4 समानता पर आधारित उत्तर होगा, लेकिन ये गलत है। कैसे, अब इसको समझिए। आरटी एक्ट 2009 पहले ही बच्चों के संदर्भ में ये प्रावधान कर चुका है कि 6 से 14 वर्ष के बालक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत सबको फ्री में शिक्षा दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। तो समानता तो पहले से ही कानून में प्रावधान कर दिया गया है। अब एज ए टीचर आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका तो एडमिशन मिल गया, कक्षा में विद्यालय में उसका एडमिशन हो गया, यहाँ तक उसका समानता का अधिकार कहता है। अब एज ए टीचर, अब कानून कक्षा में आके थोड़ी बताएगा कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। अब एज ए टीचर आपका रोल शुरू हो रहा है कि आप बच्चे की हिस्सेदारी कक्षा में लें। यानी कि देखिए, जो कमजोर, जो गरीब वर्ग से आया हुआ बालक था, वो जब तक अपने आप को परिवेश का हिस्सा नहीं समझेगा तब तक वो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर सकता है। क्योंकि जब तक उस परिवेश का हिस्सा नहीं समझेगा तब तक उसमें हीन भावना रहेगी कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं गरीब वर्ग से आया हूँ। और जब तक उसको उस कक्षा में सहभागिता नहीं दिखाई जाएगी तब तक वो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इंटरेक्शन नहीं करेगा, और जब तक इंटरेक्शन नहीं करेगा तब तक उसका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जरूरी ये है कि एज ए टीचर आप उस गरीब बालक का भी कक्षा में हिस्सेदारी लें, और इसी को अंग्रेजी में इक्विटी बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम साम्यता होता है। यानी कि उस बच्चे की भी हिस्सेदारी कक्षा में होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। ये एज ए टीचर आपको करना होगा। कानून तो बना दिया गया कि समानता का अधिकार के तहत, समानता के अधिकार के तहत उस बच्चे को विद्यालय में एडमिशन मिल चुका है। अब एज ए टीचर आप उसकी हिस्सेदारी लेंगे कक्षा में, यानी कि उसको भी कक्षा में सहभागिता दिखाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे किसी भी गतिविधि में, तभी वो अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएगा लेव वाइगोत्स्की के अंतःक्रिया सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा के बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालक हैं, जिसमें प्रतिभाशाली भी हैं, बहुत कमजोर भी हैं, मध्यम बालक भी हैं, साथ ही साथ शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक भी हैं, जैसे श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार जैसे कि डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया से जूझ रहे बालक भी हैं। तो इन बच्चों को सूचना यानी कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन शेयर किया जाना चाहिए कक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो श्रवण बाधित बालक है, जाहिर सी बात है वो सुन नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो दृष्टि बाधित बालक हैं, जाहिर सी बात है वो देख नहीं सकता है, तो उनके लिए श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं जो विभिन्न अधिगम विकारों से जूझ रहे हैं, उनके लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जो अति क्रियाशील है उसके लिए अलग, प्रतिभाशाली के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से शेयर करने का माध्यम हो सकता है। क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बहुल रूप में, यानी कि अलग अलग तरीकों से सूचना प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, बहुत रूपों में सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके पहले के 3 विकल्प बिल्कुल गलत थे। यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जहां पर आपको केवल वर्ड दिख जाए वो हमेशा निगेटिव सेंस में ही होता है। केवल दिख गया तो आपको तुरंत सोचना ही नहीं है, ये 3 विकल्प ऐसे ही कट हो गए। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला विकल्प दिया गया था केवल शाब्दिक रूप में। अब अगर कक्षा में केवल शब्दों के माध्यम से आप सूचना को प्रस्तुत करेंगे तो जो श्रवण बाधित था, जो सुन नहीं सकता था, जाहिर सी बात है वो उस इन्फॉर्मेशन को सुन नहीं पाएगा। तो ये संकुचित हो गया, यानी सबको एक साथ लेकर के नहीं चला जा पा रहा है। जो श्रवण बाधित है वो कक्षा में एक तरीके से उसको पार्टिसिपेट नहीं करा जा पाएगा अगर केवल शाब्दिक रूप में होगा। और दूसरा देखिए, केवल दृश्य रूप में बोला जा रहा है। अगर केवल दृश्य रूप में दिखाया जाएगा तो जो दृष्टि बाधित है वो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ये भी निगेटिव हो गया। और तीसरा देखिए, केवल मौखिक रूप में, मौखिक रूप में अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है जो श्रवण बाधित था वो नहीं सुन पाएगा, तो ये भी निगेटिव हो गया। यानी कि आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जहां पर केवल वर्ड दिख रहा है वो हमेशा ही निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो दिव्यांग बच्चे में आपके शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक आते हैं, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे वो श्रवण बाधित हो, सब लोग दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। तो इनके लिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी कि चाहे बालक किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहा हो, बहुत प्रतिभाशाली हो या फिर बहुत कमजोर हो, सबको एक ही कक्षा में एक ही साथ समान अवसर देना चाहिए अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, जो कि समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो निगेटिव सेंस में होगा वहीं आपका उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं।
ये विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, चक्रीय रूप कहने का मतलब कि इसे अंग्रेजी में स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल मैनर। देखिए, अधिगम और अगर प्रयास के बीच में हम लोग ग्राफ खींचे तो ये मान लीजिए एफर्ट हो गया, यानी ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये, और ये अधिगम हो गया यानी कि लर्निंग हो गया। यहाँ पर देखिए, जब आप प्रयास करते हैं तो यहाँ पर कुछ आप सीख रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप लगातार प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपके अधिगम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे अधिगम का पठार बोलते हैं। इसी प्रकार से फिर अचानक से अधिगम शुरू हो जाता है, फिर इस प्रकार से ये गति चलती रहती है। तो यही ये कहा जा रहा है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो चक्रीय होती है, स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है। लीनियर कहने का मतलब कि इस प्रकार से अगर आप प्रयास कर रहे होते तो इस प्रकार से एक रेखा में चलता। तो क्या ये संभव है कि आप जब आप प्रयास करते हैं तो क्या आप अधिगम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता तो आज सभी लोग बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे होते। ये लीनियर ना होकर के एक तरीके से स्पाइरल मैनर में होता है, यानी कि चौथा जो विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और चूंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर निर्धारित होता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखिए, अधिगम व्यक्तिगत क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या हो गई, कोई दृष्टि बाधित है तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या हो गई, कोई अधिगम विकार जैसे कि डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया से जूझ रहा है तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है। तो निश्चित तौर पर इन सभी समस्याओं से अधिगम प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक क्या हो गया? पर्यावरण मतलब कि उसके आसपास का क्षेत्र। मान लीजिए उसको सही वातावरण नहीं मिला, सही स्कूल में टीचर ने सही विधि का प्रयोग नहीं किया, तो ये उसके पर्यावरणीय कारक हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब सही विधि के माध्यम से उसको नहीं शिक्षा दी जाएगी तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था। यानी कि जो अधिगम होता है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारणों पर आधारित होता है। ये पॉजिटिव था। चूंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा गया, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर कहने का मतलब कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, आज हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज होते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ आप विद्यालय में जो शिक्षा ले रहे हैं। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी आप नए नए चीज़ों को सीखते रहते हैं, क्योंकि सीखने का परिभाषा ही ये कहता है कि आपके प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वही अधिगम है। अब आप 60 साल के हो गए, उसके बाद भी कोई चीज़ कर रहे होते हैं और आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आपने प्रयास किया और उसके बाद से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, यानी वो अधिगम की प्रक्रिया आपके मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक चलेगी, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये भी पॉजिटिव था। चूंकि प्रश्न में आपसे नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं। अप्रासंगिक को इंग्लिश में इरेलीवेंट बोलते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। जैसे कि देखिए, कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। कई मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके बताया है कि बच्चे गलतियों के भी माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आज आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में आप असफल हो गए, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान हुआ कि परीक्षा में इस प्रकार से इस पैटर्न पर पेपर पूछे जाते हैं और मैंने गलत विधियों का प्रयोग किया, तो भले ही मैं असफल हो गया, भले ही मैंने गलती की, लेकिन मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो गया और अब भविष्य में मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तो ये क्या है? आपने प्रयास किया, आपका प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ क्यों? क्योंकि आपने प्रयास किया था। भले ही आप असफल हो गए, भले ही आपने गलती की थी, लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो सही। तो जो परिवर्तन होता है, जो प्रयास के माध्यम से परिवर्तन होता है, वो अधिगम होता है। ठीक है। तो यानी अधिगम जो होता है वो प्रासंगिक होता है, गलतियों और त्रुटियों के सापेक्ष। और विकल्प क्या कह रहा है कि अप्रासंगिक होता है। तो ये चूंकि निगेटिव था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस भावना को बढ़ावा देता है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कक्षा में आप किसी बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि तुम गधे हो, तुम सीख नहीं पा रहे हो, कितना भी प्रयास कर लो तुम नहीं सीख पाओगे, तो ये क्या है? बच्चे में हीन भावना आ जाएगी, बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। और ये कह रहा है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेटेड हो जाएगा। अब जब बच्चे को आप निगेटिव बार बार वर्ड्स बोल रहे हैं कि तुम सीख नहीं पा रहे हो, तुम गधे हो, इस प्रकार के शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे, तो वो मोटिवेट कहाँ हो रहा है? वो तो डीमोटिवेट होगा ना। तो ये भी विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। तेजी थोड़ी आएगी, वो और धीमी गति से सीखने लगेगा जब आप बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा।
निष्प्रेरित को अंग्रेजी में डीमोटिवेट कहते हैं। तो चूंकि ये बिल्कुल सही था, क्योंकि बार बार आप जब बच्चे को कहेंगे कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है तो उसमें हीन भावना आ जाएगी और वो डीमोटिवेट होने लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी समस्या समाधान के लिए कौशल को बढ़ाने के लिए उस समस्या के अलग अलग तरीके यानी मौलिक समाधानों पर विचार करके इस समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाया जा सकता है, यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा दे करके। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर देंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, उपकरणों और सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे करके। परंपरागत मतलब कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, परंपरागत तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, उसी के माध्यम से कहा जा रहा है। तो इसमें आप मौलिक तरीका कहाँ ढूंढे, आपने अपने हिसाब से मौलिक समाधान कहाँ ढूंढा। तो ये समस्या समाधान कौशल में वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, परंपरागत विधियां हैं, आप उन्हीं का तो इस्तेमाल कर रहे हैं समस्या को हैंडल करने के लिए। आपने अपनी विधि का प्रयोग नहीं किया, आपने अपने मौलिक विचार का प्रयोग नहीं किया, नए विचार का प्रयोग नहीं किया। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। मानक प्रारूप कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे जोड़ने का ही प्रश्न है, तो आप क्या कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड विधि है बस उसी का प्रयोग कर रहे हैं, जो औपचारिक विधि है, तो ये मानक कहा जाएगा, मानक प्रारूप। अगर आप उसको अनौपचारिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो ये मानक नहीं होता है। अनौपचारिक चीज़ें जो होती हैं वो मानक नहीं होती है, लेकिन आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने के मौलिक विचार आपको देती है। जैसे कि जब आप किसी से खरीदारी करने जाते हैं दुकान पर, तो वो चीज़ों को आपके तरह पेपर पेंसिल लेकर के जोड़ नहीं रहे होते हैं, तो वो अनौपचारिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं उस कैलकुलेशन को करने के संदर्भ में, यानी कि वो मानक प्रारूप नहीं है। तो वो एक तरीके से अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के संदर्भ में। इसलिए यहाँ पर मानक प्रारूप ना होकर के अनौपचारिक प्रारूपों पर भी विचार करना चाहिए। मानक यहाँ पर निगेटिव सेंस में है। क्यों? क्योंकि मानक कहने का मतलब कि एक ही विधि के लिए आप रिजिड हैं कि आप एक ही विधि का प्रयोग करेंगे जो मानक है, ठीक है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों का मानकर। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था और बिल्कुल सही हो जाएगा। वैकल्पिक कहने का मतलब कि एक समस्या के अलग अलग और कितने तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीकों पर विचार करना। जब अलग अलग तरीकों पर आप विचार करेंगे तभी तो आप में सृजनात्मकता आएगी और तभी तो आप समस्या समाधान का कौशल अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। तो तीसरा पॉजिटिव था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, यंत्रवत याद करके। एनसीएफ 2005 याद करना, रटना, स्मरण करना, इन सभी चीज़ों को निगेटिव मानता है और कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन 4 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्पना, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चे को बताने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, अल्फ़ाबेट ABCD बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चे को कॉन्क्रीट मटेरियल यानी कि मूर्त सामग्री दिखाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि C फॉर कैट होगा तो बच्चे को मूर्त सामग्री कक्षा में दिखाई जाएगी, वो अपने परिवेश में मूर्त देखा हुआ है, कैट को देखा हुआ है, यानी कि जो चीज़ें मूर्त अवस्था में बच्चा देख चुका है उसके अनुभव का पार्ट है, उसको उससे जोड़ करके बताया जाता है। जैसे कि A फॉर एप्पल, बच्चे ने एप्पल खाया होगा, यानी कि उसके परिवेश का हिस्सा है, वो उसके बारे में जानता है। B फॉर बैट या फिर बॉल, तो वो बैट बॉल से खेला ही होगा विद्यालय आने से पहले। C फॉर कैट, बिल्ली देखा ही होगा। D फॉर डॉग, कुत्ते को उसने देखा ही होगा। E फॉर एलिफेंट या फिर कोई दूसरा चीज़ जो कुछ वो देखा होगा, या फिर बच्चा कभी जू गया होगा तो वहाँ पर उसने एलिफेंट, हाथी को देखा ही होगा। तो जो चीज़ें वो मूर्त अवस्था में देख चुका है उससे जोड़ करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मूर्त अवस्था में जो चीज़ें उसने देखा है वो बच्चे को बताई जाएगी, मतलब कि मूर्त जो चीज़ें देख लिया वो होगा। तो सबसे पहले मूर्त चीज़ आएंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से उसका इमेज आता है। जैसे कि प्राइमरी स्तर के बच्चों के किताब में आप देखेंगे तो पहले बिल्ली का चित्र बना रहेगा, बिल्ली का चित्र बना रहेगा, यानी उसका इमेज आ गया, ठीक है, उसका एक तरीके से पिक्चर आ गया, चित्र आ गया। उसके बाद से यहाँ पर उसका संकेत लिखा रहेगा सी क्या है, सिंबल है, सिंबल। अब देखिए कैट, यहाँ पर बिल्ली का चित्र है और उससे एसोसिएट करके सिंबल दिखा दिया गया कि कैट क्या है, उस सी से शुरू हो रहा है, यानी कि सिंबल सी को डिनोट कर रहा है। तो बच्चे को मेन मकसद क्या था, बच्चे को अल्फ़ाबेट पढ़ाना मेन मकसद था, सी अल्फ़ाबेट पढ़ाना। लेकिन पहले कैसे बताया गया, उसको मूर्त अवस्था में चीज़ों को दिखा करके, पहले से अपने वातावरण में उसने मूर्त अवस्था में देख लिया है, उसके बाद से बिल्ली का चित्र बना करके और उसके बाद से अल्फ़ाबेट सी पर हम लोग जा रहे हैं, यानी कि पहले मूर्त सामग्री, उसके बाद से चित्र और अंत में सिंबल आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 मूर्त सामग्री, चित्र और सिंबल यानी कि संकेत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम,
जिसे मास्टरी लर्निंग कहते हैं, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है प्रदर्शन अभिमुखी, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कहा जा रहा है, यानी कि बच्चे को सीखने पर जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए इस पर जोर दिया जा रहा है। तो जब तक बच्चे के अधिगम पर आप जोर नहीं देंगे तब तक वो अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा। तो प्रदर्शन अभिमुखी ना होकर के लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए। तो पहला विकल्प गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रवीणता अभिमुखी अधिगम की बात की गई है, लर्निंग की बात की गई है, और ये रिजल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक। स्पर्धात्मक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इंडिविजुअल एक दूसरे के बीच में कंपटीशन करने की बात की जा रही है। कंपटीशन कुछ सेंस में निगेटिव होता है, जैसे कि देख लीजिए कक्षा में समावेशी कक्षा है तो सभी प्रकार के बच्चे होंगे। प्रतिभाशाली बच्चा भी होगा, मध्यम बच्चा भी होगा और बहुत कमजोर बच्चा भी होगा। अब मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चे का कंपटीशन आप कमजोर वाले बच्चे के साथ करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रतिभाशाली बालक है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और जब उसके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे और जो कम सीखने वाला बालक है, यानी कि निम्न बालक है, उसका जब नंबर कम आएगा और जब आप उससे कंपटीशन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बच्चा अपने आप को हीन समझने लगेगा। एक तो बच्चा सही से समझ नहीं पा रहा है, लर्निंग नहीं कर पा रहा, अधिगम नहीं कर पा रहा, ऊपर से आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये बच्चे को डीमोटिवेट करेगा। ठीक है, और इससे बच्चे में मास्टरी लर्निंग को प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अध्यापक प्रधान। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में होता है, और ये विकल्प कह रहा है कि शिक्षक केंद्र में है, तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। सहयोगात्मक मतलब कि सभी का सहयोग करना है। कोई शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, कोई अधिगम विकार से संबंधित बालक है, कोई दूसरी समस्या से जूझ रहा है बालक है, तो सबको साथ लेकर के चलना है, सबका सहयोग करते हुए चलना है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। दोस्तों, पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट से पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।